हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएसए प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन लिटरेचर। राइट। सो इंडियन लिटरेचर में आज पार्ट 1 रहेगा, जिसमें आज हम संस्कृत, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में, यानी संस्कृत, पाली और प्राकृत लिटरेचर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑलराइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे कवर ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। एंशियंट और मेडिवल की सीरीज कवर हो चुकी है, मॉडर्न और कल्चर की सीरीज अभी चल रही है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये प्रीलिम ओरिएंटेड सीरीज है। कॉन्सेप्ट चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको ये सारे सेशंस वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेशंस वहाँ से मिसिंग दिखेंगे, क्योंकि वो सेशंस मैंने लिए हैं मेरी स्पेशल क्लासेस में। राइट। स्पेशल क्लासेस जिनका लिंक आपको मिल जाएगा चौहान सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर। राइट। ये स्पेशल क्लासेस लाइव हैं और इन लाइव स्पेशल क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हम। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और अगर अगर आपका कोई डाउट रहता है यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको इसी नाम से मिल जाऊंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। ये प्लस प्लान के फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हैं आइकॉनिक पर, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर मिलते हैं। राइट। उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, दैट इज़ रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई अप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने इस्तेमाल किया है, सो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो के नीचे। राइट। उस लिंक से आप फॉर्म फिल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को। उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का एक और है, दैट इज़ अनअकैडमी का प्रॉमिस आपको मिलता है। अगर आप 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए जीएस प्लस ऑप्शनल लिया आपने, या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, तो और अगर उन 2 सालों में अगर आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है, तो अनअकैडमी ये प्रॉमिस देता है आपको कि 2 साल के ऊपर आपको 1 साल का और सब्सक्रिप्शन देगा, अगर आपका एग्जामिनेशन 2 साल के अंदर क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, ये अनअकैडमी का प्रॉमिस है। ऑफर वैलिड रहेगा 7 जुलाई तक, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल प्लान्स को 2 साल के लिए, जिसमें आपको और फीचर्स देखिए क्या क्या मिल रहा है। अनअकैडमी के नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको साथ में प्रिंटेड, गारंटेड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो मेंस 2023 तक, और तब भी नहीं निकलता है तो फिर मेंस 2024 तक। ठीक है। उसके अलावा एसएससी प्लस बैंक एग्जाम की सब्सक्रिप्शन मिलती है 1 साल की। अनअकैडमी का प्रॉमिस तो आपको मिल ही रहा है, टेस्ट सीरीज मिलती है साथ में 30,000 के वर्थ की, और कॉम्बो ऑफर तो है ही यहाँ पर, क्योंकि अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 25% प्लस 10% आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है। 10% डिस्काउंट मिलता है आपको अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। राइट। उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज की बात मैं कर रहा था, 80 टेस्ट एवरी ईयर, 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 30,000। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान परचेज करते हैं, ठीक है, जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, तो उसमें आपको ये साथ में मिलती है। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अनअकैडमी मेगा मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट होने जा रहा है जुलाई 11 AM को। ठीक है, यानी 11 जुलाई 11 बजे, जिसमें फर्स्ट रैंक को एप्पल का आईपैड मिनी, सेकंड रैंक को एयरपॉड्स और थर्ड रैंक को JBL के स्पीकर मिलेंगे। टॉप 500 रैंकर्स को जो है वो फर्दर अमेजोन से वाउचर मिलने के जो है वो चांसेस हैं। सो मेक श्योर आप एनरोल करें इस मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट पर, और डेफिनेटली आप जो है वो परफॉर्म करिए, और काफ़ी अच्छा मॉक की तरह भी आपके लिए ये वर्क करेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन यूज़ करने पड़ेंगे। यूज़ कीजिएगा कोड चौहान सर हिस्ट्री, और आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। ऑलराइट। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो मैंने आपको बताया ही, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मेंस 2023 तक वैलिड। और उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल, आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पर भारी डिस्काउंट तो चल ही रहा है, एंड दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइसेस। 2 साल के लिए जीएस प्लस ऑप्शनल 83,100, 2 साल के लिए आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल
ठीक है, दीज आर द प्राइसेस, दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइसेस रादर, ठीक है, दीज आर द न्यू डिस्काउंटेड प्राइसेस। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी शुरू करें, क्योंकि जीएस प्लस ऑप्शनल अगर आप लेते हैं या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल का अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जीएस के सारे कोर्सेस, ऑप्शनल के सारे, ऑप्शनल जो आप चूज करते हैं उसके सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल रही है, और अगर आप 2 साल का प्लान परचेज करते हैं तो अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है। तो इतने भयंकर आपको जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, इतने बढ़िया आपको ऑफर मिल रहे हैं, और कहीं आपको इस तरह के डिस्काउंटेड प्राइजेस नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और जुड़े अनअकैडमी की इस पूरी इनिशिएटिव के साथ, राइट। क्योंकि फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल करें ताकि आप अपनी जर्नी को थॉरली शुरू करें, राइट। उसके अलावा लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप ही के लिए है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर, राइट। ये लिंक है अवेलेबल हर वीडियो के नीचे, हर यूट्यूब वीडियो की, नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप इस लिंक को एक्सेस करें और लोन का प्रोसीजर जो है वो चेकआउट करें क्या है। उसके अलावा ये 20 बुक्स का सेट, स्टडी मटेरियल की मैं जो बात कर रहा हूँ ये 20 बुक्स का सेट है, 100% सिलेबस कंप्लीट होता है इसमें। इसकी अदरवाइज वर्थ है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये स्टडी मटेरियल साथ में मिलता है अनअकैडमी की तरफ से, प्रिंटेड मटेरियल, राइट। उसके अलावा अनरेवल यूपीएससी एक और बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 3 वीडियोस होंगी पर डे, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे, 5 बिगिनर लेवल के, 5 एडवांस लेवल के, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में अवेलेबल है। सब्सक्राइब करें, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, राइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ठीक है। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, अनअकैडमी कॉम्बैट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है आपको। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, फ्री लाइव टेस्ट होता है, आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर दे सकते हैं एवरी संडे 11 AM। टू एनरोल यूज द कोड चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें लैंग्वेज और लिटरेचर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको पिछले टॉपिक में इंडियन लैंग्वेजेस समझाई थी। आज हम इंडियन लिटरेचर को समझेंगे, ठीक है। सो इंडियन लिटरेचर में आज हम संस्कृत लिटरेचर सबसे पहले पढ़ेंगे। संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये 3 टाइप ऑफ लिटरेचर आज हमें पढ़ना है। देखिए पाली और आज आपको मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, चाहे वो गुप्त पीरियड का हो, राइट, चाहे वो मतलब ड्रामा से रिलेटेड हो, पपेट्री से रिलेटेड हो, उसके अलावा डांसेस से रिलेटेड, बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको हम फिर से नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बार बार मैं ये बात आपको बोलता हूँ कि मेरे सेशंस के साथ थॉरली जुड़े रहें, ठीक है, क्योंकि करवाई हुई चीज़ मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। यही फायदा ऑनलाइन पढ़ाने का, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पॉज करके एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे आप कहेंगे कि सर लिटरेरी वर्क आपने कवर नहीं किया, तो एक्चुअली मैं वो पिछले सेशंस में कवर कर चुका हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरी इन सभी सेशंस को एक सीरीज की तरह देखें। अगर आप मेरे सेशन से बेनिफिट निकालना चाहते हैं ना, तो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। अगर आपने अभी तक वीडियोस मेरी बीच बीच से देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एंशिएंट में जाइए पहली वीडियो से। मैंने मार्क किया हुआ है, मतलब सीरियल मार्क किए हुए हैं कि कौन सी वीडियो कौन सी है, राइट। पहली वीडियो से शुरू करें और एक पूरी सीरीज की तरह देखते आए इसे, तब जाके थॉरली जो है वो आपको प्रिपरेशन होगी। अदरवाइज अगर आप बीच से उठाएंगे, अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं ना, अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए सीरियस हैं, यूपीएससी सीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप थॉरली मेरी सीरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, राइट। सो संस्कृत लिटरेचर के बारे में आज हमें पढ़ना है, और संस्कृत लिटरेचर के बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर है, आज हमें उन्हें समझना है। उसके अलावा पाली और प्राकृत, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो टॉपिक नेक्स्ट करवाऊंगा, उसमें पाली और प्राकृत लिटरेचर को मैं और डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा पाली और प्राकृत लिटरेचर का। आई होप आप समझ पाए होंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मेक श्योर आप जुड़े रहें और नोट्स बनाएं प्रॉपर, राइट।
संस्कृत लिटरेचर। सो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्री ओरिएंटेड है ये संस्कृत लिटरेचर, यानी कि यहाँ से हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आएंगे। फैक्ट्स के रूप में क्या आएंगे हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी निकल कर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर रीजन का ज़्यादा जो है वो रोल नहीं रहेगा। मैंने आपको टीआरएफ वाला फंडा बताया ना, टर्म वो किस रीजन से रिलेटेड है और उसका फीचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन वाला फंडा हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको मैं ऋग्वैदिक पीरियड संस्कृत लिटरेचर, हम वैदिक संस्कृत लिटरेचर से शुरू करेंगे, राइट। सो ऋग्वैदिक पीरियड का रीजन, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर टीआरएफ में रीजन वाला फंडा नहीं रहेगा। यहाँ पर टर्म और उस टर्म की क्या फीचर हैं, ये हमारे दो कंसर्न रहेंगे, राइट। टर्म और टर्म के क्या फीचर्स, मतलब मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए शिलापतिकरम की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसका फीचर क्या है ना, शिलापतिकरम क्या है, किसने लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, दो इट इज नॉट अ संस्कृत लिटरेचर, बट यू शुड गेट द पॉइंट, है ना। अब देखिए, लिटरेचर में पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत लिटरेचर करेंगे हम। सेकेंड पार्ट में मैं आपको द्रविड़ लिटरेचर करवाऊंगा। द्रविड़ लिटरेचर में हम तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये सारे लिटरेचर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि संगम पीरियड का लिटरेचर, और उसके बाद जितने भी साउथ इंडिया की डायनेस्टीज रही हैं उनसे रिलेटेड जो लिटरेचर है वो तमिल लिटरेचर एक अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी केवल संस्कृत, बुद्धिस्ट और पाली, संस्कृत, पाली और प्राकृत लिटरेचर आज हमें समझना है। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा, ever since human beings have invented scripts, writing has reflected culture, lifestyle, society and the polity of contemporary society। अब लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है, लिटरेचर से पता चलता है जिस भी पीरियड का वो लिटरेचर है, उस पीरियड की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, उस पीरियड की कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। ये पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस पता चलती है हमें उस समय, मतलब जिस भी समय का लिटरेचर है उस समय की कंटेम्पररी ये सिचुएशंस क्या चल रही थी, राइट। या इस तरह कहा जाए कि हम यही सारी चीजें पता करने की कोशिश करते हैं लिटरेरी वर्क्स में से। लिटरेरी वर्क्स का अपना अपना रस होता है ना, अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना कंटेंट होता है, कंटेक्स्ट होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आप लिटरेचर वाला पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का लिटरेचर से क्या लेना देना, क्या मतलब बनता है, मतलब ये बनता है कि हमें भारत के या दुनिया के इतिहास को समझना है, और दुनिया के इतिहास को समझने के लिए हमें जो भी हिस्टोरिकल पीरियड रहे हैं उस समय के लिटरेचर को समझना है, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वहां से हमें उस समय की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन के बारे में पता चलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री जानने के दो सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, और हमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज दोनों को एनालाइज करके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि वी आर नॉट हिस्टोरियंस हियर, हम यहाँ पर इतिहासकार नहीं बन रहे हैं, हम यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के लिए हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आपको इतिहासकार की तरह खोज में नहीं उतरना, आपको सिलेबस के कर्वेचर में रहना है। कितना एग्जामिनेशन में पूछा गया है अभी तक, कितना पूछा जा सकता है, वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और द सिलेबस दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय यूपीएससी, राइट। वहां से हमें पता चलता है कि किस कर्वेचर में रहकर हमें पढ़ना है। वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं सीरीज करवा रहा हूं, वहां से हमें यूपीएससी का क्वेश्चन पूछे जाने का कर्वेचर पता चलता है। ठीक है, सो ये तो फंडा रहा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और हम कैसे पढ़े और क्या पढ़े, है ना। ठीक है, तो लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर से हमें पता चलेगा इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक। सो जहां पर भी जो भी हम लिटरेचर पढ़ेंगे वहां से हम इन चार चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमें उस समय की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में क्या समझने को मिला। तो अभी तो मैं केवल लिटरेरी सोर्सेज का जिक्र कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक फंडे हमें क्या पता चले, ये मैं टॉपिक में कराया मैंने डिटेल में। यानी कि जब मैंने ऋग्वैदिक पीरियड कराया, तो ऋग्वैदिक पीरियड की अगर पॉलिटी, कल्चर, सोशल और इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया है आपको, दैट मीन्स वो सब हमें पता चला है, वो सब हमें पता चला है ऋग्वैदिक पीरियड का उनके लिटरेरी सोर्सेज से। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड के जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक्स कराए हैं, और आर्ट एंड कल्चर में आज मैं ऋग्वैदिक लिटरेचर की, ऋग्वैदिक मतलब पीरियड का या वैदिक पीरियड का लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर की अगर बात कर रहा हूं, तो वो सेशंस आज हमारे जुड़ जाएंगे। यहां पर सोर्सेज क्या क्या है,
उन सोर्सेज के फीचर क्या हैं, राइट, उन सोर्सेज में क्या लिखा है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट, लेकिन उन सोर्सेज के फीचर क्या है आज हम उन्हें कवर करेंगे, ठीक है। खैर, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इन द प्रोसेस ईच कल्चर इवोल्व्ड इट्स ओन लैंग्वेज एंड क्रिएटेड ह्यूज लिटरेरी बेस। किसी भी कल्चर में चले जाएं आप, चाइनीज में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन में चले जाएं, ठीक है, यूरोपियन कल्चर्स, फारसी, उसके अलावा एफ्रो एशियाटिक कल्चर्स में, इंडियन, इंडो आर्यन कल्चर, जहां पर भी, मतलब लैंग्वेजेस के हिसाब से बांट रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने लैंग्वेज वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा है। जहां पर भी जिस भी लैंग्वेज कल्चर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आप लैंग्वेज के बाद धीरे धीरे वहां पर लिटरेचर डेवलप हुआ है। साइनो टिबेटियन में, इंडो आर्यन में, ईरानियन में, इंडो यूरोपियन में, एफ्रो एशियाटिक में, ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि लिटरेरी वर्क्स, लिटरेचर जो है वो डेवलप हुआ है, और वो लिटरेचर उस समय की पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल जो भी गतिविधियां, जो भी सिचुएशंस हैं वो हमें बताता है, और वही हम सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। This literary base of civilization tells us about the evolution of each of its languages and culture through span of centuries. So, इन लिटरेरी वर्क से हम भारत में ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में क्या चेंज आया, लेटर वैदिक से ये सारे, ये चारों चेंजेस, राइट। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव भी रख लीजिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आए, वो भी हमें लिटरेरी वर्क से पता चल जाते हैं, ठीक है। मैंने 6 चेंजेस बताए ना आपको। प्रोसेस ऑफ चेंज का फंडा समझते हैं हम, लिटरेरी वर्क से हम क्या समझ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज का फंडा। प्रोसेस ऑफ चेंज बहुत दिन हो गए समझाए हुए, तो मैं फिर से बता देता हूं कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, और उसके अलावा क्या है छठा, आप बताएं कमेंट में तुरंत, ठीक है। तो ये चेंजेस जो हैं वो, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक में इन एस्पेक्ट्स में क्या चेंज आए। लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से मौर्यन, मौर्यन से पोस्ट मौर्यन, देन गुप्ता, देन पोस्ट गुप्ता एंड सो ऑन, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रोसेस ऑफ चेंज का हमने चलाया एंशिएंट और मेडिवल पर, ठीक है। एक्सक्यूज मी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। अब संस्कृत की बात कर रहे हैं हम। अब संस्कृत बिल्कुल प्रोटो संस्कृत से शुरू हो जाए अगर हम, तो प्रोटो संस्कृत से ही बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई हैं इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो संस्कृत जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो फैमिली है उसके ऑलमोस्ट टॉप टॉप पर है। संस्कृत के ऊपर प्रोटो संस्कृत थी, और इंडो आर्यन से पहले इंडो ईरानियन, और इंडो ईरानियन से पहले इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो भारत, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आकर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में से संस्कृत से जितनी भी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप मैंने आपको पिछले पिछले टॉपिक में बताई थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ग्रुप से लेकर डार्डिक ग्रुप से लेकर सेंट्रल से, वेस्टर्न से, ईस्टर्न से, ये सारे जितने भी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप थे उन सब की माता, मोस्टली सभी भाषाओं की माता जो है वो संस्कृत है, ठीक है। अब संस्कृत भाषा को लिखा गया कई स्क्रिप्ट्स में। संस्कृत भाषा को ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया, संस्कृत भाषा को मतलब द्रविड़ जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी लिखा गया, ठीक है। आदि जो आदि ग्रंथ जो क्या बोलते हैं ग्रंथ स्क्रिप्ट है दक्षिण भारत की, उसमें भी लिखा गया। उसके अलावा तेलुगु, तमिल स्क्रिप्ट्स में भी लिखा गया। लेकिन इवेंचुअली संस्कृत के लिए नागरी, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। संस्कृत इज द मदर ऑफ, सो लेकिन हम स्क्रिप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्क्रिप्ट्स हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस करी, लैंग्वेजेस हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस करी। इस बार हम उन लैंग्वेजेस, उन स्क्रिप्ट्स पर रिलेटेड, मतलब पर आधारित जो लिटरेचर डेवलप हुआ आज हम वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो संस्कृत लिटरेचर क्या क्या डेवलप हुआ? सबसे पहले वेदा, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्रा, ऑल वर रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वेद, उपवेद, आर्यंक, उपनिषद, पुराण, ठीक है, ये सब जो है वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। उसके अलावा धर्म सूत्र जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके अलावा बहुत सारा लिटरेरी वर्क, चाहे वो साइंस से जुड़ा हुआ हो, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ हो, आर्ट से जुड़ा हुआ हो। आर्ट कौन सी? जैसे नाट्य शास्त्र है, प्ले राइटिंग है। सो देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक में आपको सब करा चुका हूं। म्यूजिक से रिलेटेड
जितना भी संस्कृत लिटरेचर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डांस से रिलेटेड, ठीक है, थिएटर से रिलेटेड, ये जितना भी संस्कृत लिटरेचर है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ जो बचा कुचा संस्कृत लिटरेचर है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, राइट, ये सब जो संस्कृत लिटरेचर है ये आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर होगा। तो ये मत सोचिएगा कि आज के टॉपिक में ही मैं मैंने बोला ना कि ये एक पूरी सीरीज है, जुड़ते हुए आप पढ़ेंगे तभी कवर कर पाएंगे थॉरली। अदरवाइज आप सोचेंगे कि बीच में मैं कहीं पढ़ लूँ एक टॉपिक में मुझे सब कुछ मिल जाए। ये गाइड बुक, मैंने आपको, मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं मैं गाइड बुक्स की तरह नहीं पढ़ाता, मैं बहुत थरो, बहुत इन डेप्थ जाकर पढ़ाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट की डीप समझ हो, जुड़े, रिटेन हो आपको। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरी पूरी सीरीज के साथ, ठीक है, इतना मैं डिमांड करता हूँ आपसे। संस्कृत इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। The literature in Sanskrit is vast, beginning with the most ancient thought embodied in Rig Veda, the oldest literary heritage of mankind. So Rig Veda को आप कह सकते हैं कि old, not if not the oldest, but one of the oldest literary heritage of mankind. ठीक है, क्योंकि लगभग आप ये मान सकते हैं कि 3-3.5 साल पुराना या उससे भी पुराने जो हैं वो ऋग्वैदिक ट्रेडिशंस रहे हैं, ठीक है। इट वाज संस्कृत दैट गेव इम्पेटस टू द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिकली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में जो लिंग्विस्टिक्स थे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ह्यूमन एवोल्यूशन को, या किस तरह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या रेसेस को, डिफरेंट रेसेस को वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो भाषा के आधार पर जब उन्होंने ट्रेस किया तब उन्हें पता चला कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो उन्हें पता चला कि किस तरह ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, राइट, जहां पर भी जिन राज्यों में, ठीक है, पाकिस्तान वाला हिस्सा मान लीजिए, ठीक है, उसके अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर, मैंने आपको बताया था ना पिछले टॉपिक में, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, सदर्न ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, ये सारे ग्रुप मैंने आपको समझाए थे, ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप के। अब ये सारी लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई हैं, राइट, ये संस्कृत से ही हमें पता चला, है ना, संस्कृत से शुरुआत की गई, क्योंकि अंत में जड़ जो है वो मिली कि इन सारी लैंग्वेजेस की जड़ जो है वो संस्कृत, प्रोटो संस्कृत में ही छुपी है, ठीक है। द ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि, अब संस्कृत का ग्रामर किसने लिखा, तो पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में संस्कृत का ग्रामर लिखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा डायरेक्ट पॉइंट आ गया आपके पास। एनालाइज्ड संस्कृत एंड इट्स वर्ड फॉर्मेशन इन हिज अनराइवल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर अष्टाध्यायी। अनराइवल्ड इसलिए क्योंकि अष्टाध्यायी ने जो ग्रामर सेट कर दी, मोर और लेस अभी तक वही चल रही है, ठीक है, मतलब काफी सारे रूल्स अष्टाध्यायी ने जो सेट किए, अष्टाध्यायी में जो पाणिनि ने सेट किए हैं वो आज तक इंटैक्ट है, ठीक है, इसलिए अनराइवल्ड। सो अब एक एक करके संस्कृत लिटरेचर देखते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। सो वेदों की बात करते हैं सबसे पहले, राइट। वेद प्रोटो संस्कृत में पढ़े जाते थे और संस्कृत में जो है वो लिखे गए। The Vedas are the earliest known literature in India. The Vedas were handed down orally from one generation to other and later written in Sanskrit. अब देखिए, ऋग्वेद का टाइम जो है वो 1500 BC लिखा गया है, माना गया है, लेकिन ऋग्वेद 1500 BC में लिखा नहीं गया। ऋग्वेद 600 BC के बाद लिखे गए हैं, ठीक है, BCE लिखा जाए, आजकल नया ट्रेंड चला है BC, राइट, कॉमन एरा से पहले, या क्रिश्चियन एरा से पहले, ये कॉमन एरा कहा जाए तो वो बेटर रहेगा। 600 BC के बाद या 600 BC के आसपास जो है वो रिटन एविडेंसेस हमें ऋग्वेद के मिलने शुरू होते हैं, या तो उससे पहले के या तो उससे पहले लिखा नहीं गया, और अगर लिखा गया तो हमारे पास लिटरेरी सोर्स वो है नहीं। 600 BC और उसके आसपास के हमारे पास ऋग्वेद के लिटरेरी सोर्स हैं। द वर्ड वेदा, वेद वर्ड का मतलब क्या होता है, वेद विद्या से आया है, राइट। वेद का मतलब जो है वो क्या है, लिटरली मीन्स नॉलेज, विद्या का मतलब क्या होता है, नॉलेज। द हिंदू कल्चर, वेदास आर, इन हिंदू कल्चर वेदा आर कंसिडर्ड एज इटर्नल एंड डिवाइन रेवलेशंस। अब जैसे क्रिश्चियनिटी के लिए बाइबल, जुडाइज्म के लिए ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, और इस्लाम के लिए क्या बोलते हैं आप, कुरान, उसी तरह हिंदुइज्म के लिए
डिवाइन रेवोल्यूशन आप मान सकते हैं किसको? वेदों को। क्यों? क्योंकि वेद माना गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा या स्वयं जो है वो आदि जो शक्ति है उसके द्वारा बताए गए हैं वेद, ठीक है, लिखवाए गए हैं ऋषि मुनियों को। दे ट्रीट द होल वर्ल्ड एज वन ह्यूमन फैमिली एंड द, एक बिल्कुल अगर आप की कॉन्सेप्ट अगर आप कहें कि ऋग्वेद या वेद क्या कहना चाहते हैं, तो वेद ये कहना चाहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, कि ये पूरी धरती के सभी प्राणी एक फैमिली है, राइट, और हमें एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। तो ये ग्रीक फिलॉसफी, ठीक है, सोक्रेट की एक ग्रीक फिलॉसफी है, वी आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ उससे मिलता जुलता आपको लगेगा, ठीक है। देर आर 4 वेदास, नेमली ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। आई बिलीव दैट many of you, and not if many, all of you know this, that there are 4 तो वेद हैं। ईच वेदा कंसिस्ट ऑफ ब्राह्मणा, हर वेद के साथ जुड़ा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि 4 तो वेद हैं और हर वेद के साथ जुड़ा है एक एक ब्राह्मण, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वेदों के साथ ब्राह्मणास जुड़े, द उपनिषद एंड अर्यंका, ठीक है, ब्राह्मणा जुड़े हुए हैं, हर वेद के साथ उपनिषद जुड़े हैं और हर वेद के साथ अर्यंक जुड़े हैं, ठीक है। तो हमें यही कहानी सुननी समझनी है आज कि किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण, कौन सा उपनिषद और कौन सा अर्यंक। वैसे हम सारी लिस्ट नहीं खोलकर बैठेंगे, आपको मैं कुछ बेसिक बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा पीडीएफ आपको मैं पूरी लिस्ट इसकी कि किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण, कौन सा उपनिषद, कौन सा अर्यंक जुड़ा है, वो मैं आपको पीडीएफ चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उन सारी लिस्ट को अभी क्लास में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा का क्या करेंगे आप डिस्कस करके, उनको आप केवल रीड आउट करें, राइट। जो इंपॉर्टेंट है वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। द ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा आर कलेक्टिवली नोन एज त्रजी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद, साम और यजुर जो है वो त्रजी कहलाते हैं, और ये सबसे पहले शुरुआती वेद हैं ये, ठीक है। शुरुआत में यानी कि केवल 3 वेद हुआ करते थे। जो चौथा वेद है, अथर्ववेद है, वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा वेद बाद में जोड़ा गया है, सवाल बनता रहता है ये, तो अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद की बात करते हैं, अब एक एक करके वेदों को देखते हैं, फिर हम ब्राह्मणों को देखेंगे क्या है, उपनिषदों को देखेंगे, अर्यंकों को देखेंगे, ठीक है, समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट को। The Rig Veda is earliest of Vedas. We know that. The text is organized in 10 books known as मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, जिसमें 1028 कुल श्लोक हैं, हिम्स हैं, ऑफ वेरिंग एज एंड लेंथ। इट्स कलेक्शन वेरिंग एज, ठीक है, क्योंकि कुछ मंडल पहले लिखे गए हैं और कुछ मंडल बाद में लिखे गए हैं। कॉमन नॉलेज ये बनी हुई है कि पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन इस पर भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया, राइट। ये आप मान सकते हैं कि वेरिंग एज में और लेंथ्स के हैं ये मंडल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स इन वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट द संस्कृत दैट वी स्टडी टुडे। वैदिक संस्कृत वाज अ प्रोटो फॉर्म ऑफ संस्कृत, ठीक है। थोड़ी सी जो प्रेजेंट डे संस्कृत है वो थोड़ी रिफाइंड है, वैदिक संस्कृत थोड़ी प्रोटो संस्कृत है। Many of these are beautiful descriptions of nature. The prayers, अब ये हिम्स जो है वो नेचर के लिए, नेचर के बारे में बताती है, सो वहां से हमें पता चलता है कि उस समय के कल्चरल माहौल जो है वो क्या रहेंगे, है ना, मतलब क्या ट्रेडिशन चलते होंगे नेचर को लेकर। लेकिन उसके अलावा हमें रिलीजियस, मतलब रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी पता चलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के। द प्रेयर्स, क्योंकि प्रेयर्स हैं ये हिम्स जो है वो प्रेयर्स के फॉर्म में, और प्रेयर्स की गई हैं देवी देवताओं से। अब ये जो देवी देवता है, देखिए इस सेशन में मैंने ऐड नहीं किया कि ऋग्वेद में किस देवी देवता की बात की है, अभी केवल ये जिक्र है, क्योंकि जो मैंने बोला ना सीरीज है, जुड़े रहिए, रिलीजियस फिलॉसफीज वाला जो टॉपिक आएगा वहां पर ऋग्वैदिक देवी देवताओं का जिक्र होगा, बहुत डिटेल में होगा, ठीक है। द प्रेयर्स आर फॉर सीकिंग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईली कल्चर्ड सोसाइटी, ठीक है। हाईली कल्चर्ड, एक बहुत ज्यादा आइडियल सोसाइटी बनाने के प्रति जो है वो प्रेयर्स होती है यहाँ पर, ठीक है।
Along with religion, Rigveda provides us knowledge about social, political and economic condition. तो political, administrative, economical, social, cultural और religious, ये 6 एस्पेक्ट हैं। ठीक है, मैंने 5 लिखे थे पहले, छठा मैं आपसे पूछ रहा था, तो छठा क्या है यहाँ पर? रिलीजन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कमेंट्स में ऐड किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद की। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट ब्लैंक रह गए ऋग्वेद में, लेकिन डरिए मत, आगे वो कवर होंगे, आगे बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। ठीक है, खास तौर पे जो रिलीजियस फिलॉसफी वाला टॉपिक आने वाला है वहां पर ये पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी केवल एक इंट्रोडक्शन चल रहा है लिटरेचर का। यजुर मीन्स सेक्रीफाइस और वर्शिप। ठीक है, अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है किस वेद में क्या लिखा है। यजुर्वेद में लिखा है डिफरेंट सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो यज्ञ हैं। राइट, अब सेक्रीफाइसेस में मैं बलि शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि बलियों के बारे में भी लिखा है। राइट, द वेज इज कंसर्न्ड मोस्टली विद राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइसेस। इट गिव्स डायरेक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। यज्ञ कैसे किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी है। लेकिन एक समस्या है, ऋग्वेद जो है ना, या वेद जो है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखे गए, तो उनको आसानी से समझाने के लिए और लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो लिखने पड़े। ठीक है, आगे बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि नॉट जस्ट ऋग्वेद, लेकिन वेदों को समझाने के लिए, वेदों में जो लिखा है उसको और डिटेल में समझाने के लिए कौन सा लिटरेरी वर्क है। ठीक है, मेंशन इट इन द कमेंट। इट हैज बोथ पोएटिक एंड प्रोज रेंडरिंग्स, सो पोएम्स भी हैं और प्रोज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बीइंग अ ट्रीटाइज, और ऋग्वेद में केवल हिम्स हैं, श्लोक हैं, यहां पर पोइट्री भी है और प्रोज भी है। Being a treatise on rituals, it is most popular of the 4 Vedas. Now, Rigvedic people, we all know they were very fond of rites and rituals. Right, sacrifices के वो बहुत fond थे, तो यजुर्वेद उनका obviously famous या favorite रहा भी होगा। There are 2 major branches of यजुर्वेद, namely शुक्ल और कृष्ण। तो 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, मतलब डायरेक्ट सवाल हैं, फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट सवाल हैं। दैट इज वाजसनेयी संहिता एंड तैत्तरीय संहिता। अब ये वजसनेयी संहिता और तैत्तरीय संहिता क्या है, जब मैं आपको संहिता समझाऊंगा आगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर इस पॉइंट को होल्ड पर रखिएगा। ठीक है, दिस टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया। ऋग्वेद में पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट पता चल रहे हैं, लेकिन यजुर्वेद में आपको सोशियो रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर राइट्स एंड रिचुअल्स और यज्ञ के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में जानकारी मिलती है। राइट, नेक्स्ट सामवेद की बात करें। सामवेद, साम means melody or songs. The Samaved prescribes the tunes for recitation of hymns of ऋग्वेद। सामवेद में क्या बताया गया है कि जो ऋग्वेद के श्लोक हैं वो आप ऐसे सीधा मोनोटोनसली नहीं पढ़ेंगे, उसको एक रिदम में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ट्यून में पढ़ेंगे। और बोला यह जाता है कि एक पर्टिकुलर ट्यून में पढ़े जाने से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, है ना, हमारे कंठ से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे बॉडी को या हमारे बॉडी सेल्स को या न्यूरॉन्स को पर्टिकुलरली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेंस में अलाइन करती हैं। राइट, जिससे पढ़े जाने वाले मंत्र का असर होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस। मंत्रों में क्या शक्ति है? ऐसा तो है नहीं मंत्रों में कोई वो है, मेटाफिजिक्स है इसके पीछे। मंत्र जब हम उच्चारित करते हैं और अगर हम एक पर्टिकुलर मेलोडी में मंत्र को उच्चारित करेंगे तो उससे जो क्रिएटेड वाइब्रेशंस हैं, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक कितना सही है इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो वैसे जितने भी बड़े गुरु हैं भारत के, ठीक है, जो पुराने गुरु रहे हैं, उनका मानना यही है कि जो मंत्र हैं और मंत्रों से, हमारे कंठ से निकलने वाला जो मंत्र है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो केवल आस पड़ोस में नहीं फैलती, वो हमारे शरीर में भी जाती है ना, क्योंकि आपका गला वाइब्रेट कर रहा है बोलते हुए, तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, वो आपको महसूस नहीं होती, लेकिन जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो तो आपकी बॉडी में भी ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी में भी ट्रेवल करेगी। तो जो भी आप मंत्र बोलते हैं उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पर्टिकुलर कोई असर करती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह ये शक्ति होती है मंत्रों में। ठीक है, समझ रहे हैं आप?
राइट। तो ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक कितना सही है, मेरा पर्सनल ये मानना है, वैसे मुझे अभी तक मतलब अब मैं पर्टिकुलर इस फील्ड में रिसर्च तो कर नहीं रहा हूं जो मैं आपको एक ठोस तथ्य बता सकूं, लेकिन मैंने भी रिसर्च पढ़ी है किसी की, और जो मैंने रिसर्च पढ़ी है उसमें उन्होंने ये माना है कि यस, साउंड्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं, ठीक है। और जो मंत्र हैं उनकी जो मंत्र उच्चारण के दौरान जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव असर्स आपके नर्वस सिस्टम पर डाल सकती हैं, यानी कि आपकी होल बॉडी पर डाल सकती है, ठीक है। तो सामवेद में लिखा है कि मंत्र कैसे पढ़ा जाए ताकि उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकले, ठीक है। इट मे बी कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स और समन, ठीक है। तो मंत्रों की किताब है सामवेद। दिस बुक इज एन एविडेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट, सामवेद, वैसे तो ऋग्वेद में भी इंडियन म्यूजिक के एविडेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्वयं ब्रह्मा ने नाट्यवेद लिखा, ठीक है। मतलब ये ट्रेडिशंस है साउथ इंडिया में कि स्वयं ब्रह्मा ने नाट्यवेद लिखा, और फिर उसके बाद म्यूजिक पर नेक्स्ट जो है वो ट्रीटाइज आया है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि द्वारा लिखा गया। लेकिन वेदों में भी जो क्लासिकल म्यूजिक बना, इंडिया का डेवलप हुआ ओवर द पीरियड, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है, जो कि सामवेद में है, क्योंकि मेलोडी और सॉन्ग्स के बारे में जानकारी है यहां पर। नेक्स्ट आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद इज नोन एज ब्रह्मावेद। इट कंटेन्स ट्रीटमेंट फॉर 99 डिसीजेज, सो रोगों के निवारण का, ठीक है। उसके अलावा और भी मतलब रोग का निवारण जो है वो कैसे किया जाए, ये सारी जानकारी, 99 डिसीजेज, राइट। द अथर्ववेद ऑफ is of immense value as it represents the religious ideas at an early period of civilization. This book gives detailed information about the family, social, political life of later Vedic period. अथर्ववेद क्योंकि बाद में ऐड हुआ है तो ये लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल या जो भी मतलब उस समय का हालात रहे होंगे उसके बारे में जानकारी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत रेयर सोर्सेज में ये मेंशन्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएंगे उपवेद। अब वेदों के बाद आते हैं उपवेद, राइट। उपवेद क्या है? उपवेद शब्द का मतलब है, लिटरल मतलब है अप्लाइड नॉलेज, क्योंकि वेद का मतलब है नॉलेज, उपवेद यानी कि जो उपाय किया है ना, जो यूज की गई अप्लाइड नॉलेज है, is used in traditional literature to designate the subjects of certain technical works. The चरण व्यूहा, चरण व्यूहा जो है वो क्या है? एक, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि चरण व्यूहा एक संहिता है, एक पुराण है, क्या है चरण व्यूहा, ठीक है। मेंशंस 4 उपवेदास, धनुर्वेद एसोसिएटेड विद ऋग्वेद, ठीक है, सतपथ वेद एसोसिएटेड विद यजुर्वेद। तो हर वेद के साथ उपवेद जुड़े हैं। तो ऋग्वेद के साथ कौन सा जुड़ा है? धनुर्वेद, ठीक है, यानी कि आर्चरी, धनुर्विद्या के बारे में जानकारी है उसमें। उसके अलावा यजुर्वेद के साथ जुड़ा है सतपथ वेद, जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी है कि किसी बिल्डिंग को कैसे बनाया जाए। उसके अलावा गंधर्व वेद जुड़ा है सामवेद के साथ, गंधर्व वेद जिसमें म्यूजिक के बारे में जानकारी है। और अथर्ववेद के साथ जुड़ा है आयुर्वेद, क्योंकि अथर्ववेद में ऑब्वियसली बीमारियों के निवारण के बारे में जानकारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस वेद के साथ कौन सा उपवेद जुड़ा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि ये चरण व्यूहा क्या है। एक आप मुझे बताएंगे एक पुराण है, एक स्मृति है, समझ रहे हैं क्या चीज है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं, वेदांग। सो वेद देखे हमने, उसके बाद उपवेद देखे। उपवेद जो है वो क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वेदों को। और नेक्स्ट है वेदांग। अब एज द नेम सजेस्ट, वेद आंग, ये वेदों के अंग हैं, वेदों का ही हिस्सा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेदस, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि वेदों को समझने के लिए, अब वेदों को कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वेदों को समझना, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है। इट इज नेसेसरी टू लर्न वेदांग्स और द लिम्ब्स ऑफ द वेदास। अ गुड डील ऑफ लिटरेचर ग्रू अराउंड दीज सब्जेक्ट्स। These were written in the form of precepts in sutra style. A precept was called sutra because of its brevity. बहुत precise लिखा गया है इसे, इसलिए इसे सूत्र कहा गया, ठीक है।
The most famous example of Panini's grammar Ashtadhyayi, which illustrates the rules of grammar and also throws lights on society, economy and culture of those times. The Vedangs या लिम्ब ऑफ वेद जो है वो 6 हैं, ठीक है। अब supplements the Vedas that developed in ancient times and has been connected with study of Vedas. क्या क्या है वो 6 वेद? ये वेदांग है, ठीक है। सो वेदांग को आप इस तरह समझेंगे कि वेदों को समझने के लिए सबसे पहला है शिक्षा वेदांग। अब शिक्षा वेदांग में समझाया गया है फोनेटिक्स के बारे में, फोनोलॉजी के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो शब्द हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरी है ताकि वो ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करें जिससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकले। तो शिक्षा वेदांग में समझाया गया है कि वेदों में लिखे गए जो शब्द हैं या वेदों में पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं उनको किस तरह पढ़ा जाना है, प्रोनाउंसिएशन उनकी कैसी होगी। सो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर सिलेबल, राइट। किसी कॉन्सोनेंट को, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट को जोड़कर, क्योंकि संस्कृत है, एबडिगल लैंग्वेज होगी ऑब्वियसली, ठीक है, कि कॉन्सोनेंट के साथ वावल जो है वो जुड़ा होगा, कॉन्सोनेंट के साथ वावल जुड़ा होगा तो आवाज निकलेगी, जैसे कि संस्कृत, ठीक है। सो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है वेदों को पढ़ने के लिए और ये वेदांग शिक्षा में दिया गया। नेक्स्ट, छंद। छंद बताता है प्रोसोडी। दिस ऑक्सिलरी डिसिप्लिन हैज फोकस्ड ऑन पोएटिक मीटर्स, राइट। सो ये प्रोसोडी बताता है कि पोएम्स को कैसे पढ़ना है, राइट। कितनी पोएम एक बारी में पढ़नी है, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, क्योंकि बहुत मतलब अगर आप मनुस्क्रिप्ट देखेंगे वेदों का तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा श्लोक कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन बताता है? छंद बताते हैं, छंद वेदांग बताते हैं कि कौन सी पोएम कहां शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, किस तरह पढ़ना है पोएम्स को, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण। फोकसेस ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब वेद लिखने में किस तरह की ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है, या ओवरऑल फिर धीरे धीरे पाणिनि ने अष्टाध्यायी डेवलप करी, लेकिन उससे पहले वेदांगों में व्याकरण के बारे में जानकारी थी। एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस to establish the exact form of words and sentences to properly express ideas. व्याकरण में बताया गया है कि अगर वेदों में लिखे गए श्लोक, हिम्स, प्रोज, पोएम्स को अगर आप उसमें से उठाकर कुछ लिखना चाहते हैं तो व्याकरण वेदांग बताता है आपको कि किस तरह सेंटेंसेस को प्रॉपरली फॉर्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निरुक्त क्या बोलता है? निरुक्त बताता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजिकल अप्रोच, मैंने आपको बोला ये हमेशा से कि एटिमोलॉजिकल अप्रोच जो है वो आपको अपनानी है। किसी भी वर्ड को समझना है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो भी वो वर्ड है उसकी एटिमोलॉजी में उतर जाइए कि ओरिजिन कहां से है, मतलब वर्ड निकल कर बन कहां से रहा है, ठीक है। सो निरुक्त या समझ रहे हैं, जैसे हिंदी में संधि होता है, संधि विच्छेद करते हैं, आप शब्द को 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं कि उनका मतलब क्या है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स। सो एटिमोलॉजी, कौन सा शब्द कहां से निकला है और शब्द को समझाया जाता है। ऋग्वेद में लिखे गए या अन्य वेदों में लिखे हुए वर्ड्स को समझाता है कौन? निरुक्त वेदांग। तो वेदांगों को समझ रहे हैं आप, इन वेदांगों की मदद से वेदों को पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्प। कल्प बताते हैं रिचुअल इंस्ट्रक्शंस। कल्प जो है वो प्रॉपरली समझाते हैं कि किस रिचुअल को कैसे परफॉर्म करना है, राइट। और ज्योतिष बताते हैं दिस फील्ड फोकस्ड ऑन, कल्प के बारे में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पूरा। दिस फील्ड फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसीजर्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स। वैदिक रिचुअल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि किस रिचुअल को कैसे परफॉर्म करना है या किन सेट ऑफ रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। नेक्स्ट, ज्योतिष या ज्योतिषा क्या कहता है? ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। सो ये बताता है कि कौन सा रिचुअल कब करना है, सुबह, शाम को, दिन के किस पहर में, राइट। सो ऑस्पिशियस यानी कि शुभ समय के बारे में जानकारी देता है ज्योतिष। तो अगर आपको वेदों को स्टडी करना है तो आपको वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदांगों को पढ़ने से ही आप वेदों को सबसे बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ वेदांग्स हैज रूट इन एंशिएंट टाइम्स एंड द बृहद अरंका उपनिषद mentions it as an integral part of brahmanas later of the Vedic text, right। later होगा यहां पर।
सो बृहद अर्यंका उपनिषद। सो ये देखिए इस वर्ड में देखिए बृहद अर्यंका उपनिषद। बृहद मतलब कि बाद में, प्रायर, सॉरी नॉट प्रायर बट आफ्टर, पीछे का, बृहद दूर का, बृहद का मतलब ये होता है, राइट। और अब अर्यंका और उपनिषद दो अलग अलग चीजें हैं। सो इट्स बृहद अर्यंका उपनिषद। तो हम अभी थोड़ी देर में हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि अर्यंका पहले लिखे गए हैं और अर्यंका से डेवलप हुए उपनिषद, ठीक है। वेदों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उपवेद, वेदों को समझने के लिए चाहिए वेदांग, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि वैदिक लिटरेचर के पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स में हम समझेंगे कि ये आर्यांक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, राइट। सो पार्ट्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। द जनरल व्यू ऑफ द वैदिक लिटरेचर इज दैट वेदास कंसिस्ट ऑफ, वेद चार पार्ट में होता है। सबसे पहले तो वेद संहिता होती है। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये क्या है, ये वेद संहिताएं हैं, ठीक है, जिसमें मंत्र हैं। वेद संहिताओं में क्या है, मंत्र हैं। उसके बाद होती है अर्यंका, टेक्स्ट ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस एंड सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस। फिर है ब्राह्मणा, कमेंटरीज ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस। और फिर उसके बाद उपनिषद, टेक्स्ट डिस्कसिंग मेडिटेशन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो अगर आपको वैदिक लिटरेचर पूरा पढ़ना है तो आपको सबसे पहले वेद संहिताएं पढ़नी पड़ेंगी, चार वेद संहिताएं हैं। फिर उनके बाद आपको अर्यंकों को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको उपनिषद पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि उपनिषद जो है वो स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, फिलॉसफी, इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करता है। तो माना जा सकता है कि ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टडीज हैं, ठीक है। तो जैसे आप सबसे पहले स्कूल कवर करते हैं, फिर बैचलर में जाते हैं, फिर मास्टर्स में जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते हैं, तो कुछ उसी तरह सबसे पहले वेद पढ़े जाएंगे, वेद संहिताएं पढ़ी जाएंगी। फिर उसके बाद जो वेद संहिताएं पढ़ी गई उनमें जो सैक्रिफाइसेस, जो सेरेमनीज बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, राइट। फिर उसके बाद कमेंट्री पढ़ी जाएगी, ब्राह्मणाज को स्टडी किया जाएगा, और फिर लास्ट में, ठीक है। अब आर्यंक और ब्राह्मणाज को कब पढ़ना है, इनके सीक्वेंस में डिस्प्यूट है, लेकिन जो पॉइंट क्लियर है वो ये है कि सबसे पहले वेद पढ़े जाएंगे, सबसे आखिरी में उपनिषद पढ़े जाएंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट तो एटलीस्ट क्लियर है, ठीक है। द संहिताज आर समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज कर्म कांड, एक्शन रिचुअल रिलेटेड सेक्शन। उपनिषद आर आइडेंटिफाइड एज ज्ञान कांड। सो ये जनाना नहीं है, ज्ञान, ज्ञ जो क्या बोलते हैं व्यंजन है, यानी कि अल्फाबेट है, उसको लिखने का तरीका होता है JN, ठीक है, ज्ञान, JNA इंग्लिश में। सो कर्म कांड संहिता यानी वेद संहिताओं को कह सकते हैं आप, वो कर्म कांड है, और उपनिषदों को कहेंगे कि वो ज्ञान कांड है, ठीक है। सो यानी कि कर्म, कोई एक्शन, सेक्रीफाइसेस कैसे करना है, रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है, वो सब जानकारी वेद संहिताओं में है। लेकिन ज्ञान, राइट, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसके बारे में जानकारी कहाँ है, उपनिषदों में, राइट। नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सेक्शन, राइट। द अर्यंकास एंड ब्राह्मणास आर वेरियसली क्लासिफाइड, समटाइम्स ए सेरेमोनियल कर्म कांड एंड अदर टाइम्स पार्ट ऑफ द ज्ञान कांड। और अर्यंका ब्राह्मणा जो है वो इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, इसमें कर्म कांड भी जुड़ जाता है और ज्ञान कांड भी जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों। संहिताओं की बात करते हैं। इन संस्कृत सम मीन्स करेक्ट एंड प्रॉपर एंड हित मीन्स अरेंज। तो समहित, ठीक है, यानी कि सबसे सही हित क्या है, बेस्ट पॉसिबल हित, राइट। अरेंज्ड और होलसम, राइट। तो समहिता, Thus, Samhita may be interpreted as a structured combination of verses or texts. So, Samhita का मतलब क्या है कि सहित करके रखा गया ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर करके कंपोजिट किया गया, राइट। सो वेदों की बात चल रही है कि वेदों को सहित करके रखा गया, वेद संहिताएं कहा गया, राइट। यानी कि नॉलेज को सहित करके रखा है उसने। सो ये वो तो ऋग वेद संहिता है, ऋग नॉलेज को सहित करके रखा है, साम नॉलेज को सहित करके रखा है, साम वेद संहिता, राइट। द संहिताज आर मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ वेदास। द संहिताज कंटेन मंत्र, प्रेयर, लाइटनीज एंड हिम्स टू गॉड, राइट। संहिताओं में श्लोक हैं, ठीक है, देवी देवताओं के बारे में, और उन देवताओं का जिक्र हम
रिलीजियस फिलोसफीज में करेंगे। हिंदू बिलीव दैट द टेक्स्ट वर रिसीव्ड डायरेक्ट फ्रॉम गॉड बाय स्कॉलर्स एंड दे वर देन पास्ड ऑन ऑरली फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो ट्रेडिशन क्या है कि स्वयं आदि शक्तियों ने, स्वयं ब्रह्मा ने ये वेदों की जो जानकारी है ये ऋषि मुनियों को दी और ऋषि मुनियों ने जनरेशन टू जनरेशन आगे पास करी है। एज सच दे आर समटाइम्स रेफर टू एज श्रुति, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति शब्द का मतलब होता है विच इज हर्ड, जो बोलकर जो है वो आगे सुनाया गया। ठीक है, मतलब ओरली ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन इज श्रुति। एज सच दे वर समटाइम्स रेफर्ड एज, तो शुरुआती जो वैदिक लिटरेचर होने से पहले वैदिक श्रुतियां थी, बाद में वो लिखा गया, वैदिक लिटरेचर के फॉर्म में डेवलप हुआ, लेकिन पहले वो वैदिक श्रुतियां थी, ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं ब्राह्मणों की। ठीक है, तो पहले तो मैंने ब्राह्मणों का जिक्र किया, लिस्ट बनवाई आपको। अब हम देखते हैं कि लॉजिक समझते हैं ब्राह्मणों के पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे मैंने आपको वेदांगों का लॉजिक समझाया। आफ्टर द 4 वेदास अ नंबर ऑफ वर्क्स कॉल्ड ब्राह्मणास वर डेवलप्ड। These books gave a detailed explanation of Vedic rituals and instruction and deal with the science of sacrifice. Each Veda has its own Brahmana book. तो अब ऋग्वेद में या अन्य वेदों में सेक्रीफाइसेस की जानकारी है, रिचुअल्स की जानकारी है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल बलि की जानकारी है कि घोड़े की बलि क्यों दी जा रही है या बैल की, सांड की बलि जो है वो क्यों दी जा रही है। ये जो क्यों का जवाब है ये ब्राह्मणों में है। ठीक है, मतलब बलि से रिलेटेड जो है वो जो लॉजिक है वो ब्राह्मणों में दिया गया। और लॉजिक ब्रॉड, मतलब मोटा मोटा बलि से रिलेटेड जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूं। काल को काटने के लिए, ठीक है, मतलब आपके आसपास जो काल है उसको एक एनर्जी की तरह परसीव किया जाता है। और अगर आप अपने परिवार के हिस्सा, पशु जो है वो परिवार का हिस्सा था, अपने परिवार के हिस्से को अगर आप किसी को काट देते हैं तो बेसिकली आपके परिवार का काल जो है वो कट गया। ये लॉजिक था बलि के पीछे। मतलब एक बहुत वेग, और भी बहुत सारे लॉजिक हैं लेकिन एक वेग सा लॉजिक मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मतलब इतना ही समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बलि इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन जो लॉजिक है वो इसके पीछे ये है कि आपके परिवार का काल कटता है बलि देने से। राइट, ईच वेद हैज इट्स ओन ब्राह्मणा बुक्स। ऋग्वेद हैड कौशितकी एंड ऐतरेय, बहुत इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के साथ कौन कौन सी जुड़ी है? कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मणा। तैतरेय बिलोंग्स टू कृष्ण यजुर्वेद एंड शतपथ बिलोंग्स टू शुक्ल यजुर्वेद। तो तैतरेय और शतपथ जो मैंने पहले जिक्र किया था, तो वो क्या है? बेसिकली ब्राह्मणा है। किससे जुड़े हुए? जो यजुर्वेद है वो 2 हिस्से में है, एक हिस्से में नहीं है, 2 हिस्से में है यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है। और सो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मणा है वो क्या है? तैतरेय। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मणा है शतपथ। तो हर वेद के साथ जुड़े हुए ब्राह्मण आपको पता होने चाहिए। ऋग्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, ये यजुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं और यजुर 2 हिस्से में है। राइट, तांडव, पंचवीश एंड जयमनिया बिलोंग्स टू सामवेद। सामवेद के साथ ये 3 ब्राह्मणों को आप जोड़ेंगे, तांडव, पंचवीश और जयमन्या। ठीक है, और गोपथ ब्राह्मणा बिलोंग्स टू अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण। तो आपको ध्यान रखना है किस वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण जुड़ा है, ब्राह्मणों में क्या जानकारी दी गई है। ब्राह्मणों में जो भी रिचुअल्स हैं, ऋग्वेद में जो रिचुअल्स हैं उसके पीछे के लॉजिक समझाए गए हैं, है ना, पीछे की साइंस समझाई गई है। उस समय की जो साइंस रही होगी, वो जो मेटाफिजिक्स को जैसे समझते थे उसको समझाने की उन्होंने कोशिश करी है। किसमें? ब्राह्मणों में। राइट, it is through them that we get detailed information about social, political and religious life of people। यहां पर लॉजिक समझाते समझाते उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस फंडे भी जो है वो ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के समझा दिए, क्योंकि अथर्ववेद से हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आएंगे आर्यंक। अब आर्यंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो जंगलों में लिखा गया वो आर्यंक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय सभी जगह जंगल ही थे और ऋषि मुनि जो है वो अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों को बढ़ाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए आइसोलेशन में जाया करते थे। तो ऐसे ऋषि, ऐसे सेजिस ने आइसोलेशन में, जंगलों में जा जाकर, बिहड़ों में जा जाकर जो मतलब वेदों की, क्योंकि वो पढ़ा उन्होंने वेदों को, शांत दिमाग से स्टडी किया वेदों को, समझ आया उनको वेदों के मतलब क्या, और फिर उन्होंने आर्यंक डेवलप करे। ठीक है,
आर्यंक कंस्टिट्यूटेड द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। पहला क्या है? संहिता, फिर क्या है? ब्राह्मणा, तीसरा है आर्यंक। दीज आर प्लेस्ड इन बिटवीन ब्राह्मणाज एंड उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में होंगे, लास्ट जो है वो उपनिषद है। ठीक है, सबसे पहले वेद संहिताएं हैं, फिर वेद ब्राह्मण है, फिर वेदों से रिलेटेड मतलब वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड आर्यंक है, और फिर है उपनिषद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, राइट। दे हैव सिग्निफिकेंट प्लेस इन वैदिक लिटरेचर। द नेम आर्यंका कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट आर्यना, जिसका मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे वर इंटेंडेड एज टेक्स्ट टू बी रेड एंड स्टडीड बाय एस्टेक्स और ऋषि who had retreated to solitude to the forest to deepen their contemplation and meditative practices। तो मैंने आपको बोला ना कि वैदिक लिटरेचर को पढ़ना एक पूरा प्रोसेस है। आप पहले वेदों को पढ़ते हैं, फिर आप वेदों को समझते हैं, उनके पीछे के लॉजिक समझते हैं, ब्राह्मणों को। ठीक है, जब आपको लॉजिक समझ आते हैं तो आप जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जाकर आप अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को डीपन करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डीपन करते हैं, और उस समय आप पढ़ते हैं आर्यंक। ठीक है, जब आप एक मतलब शुरू में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाता है वेद, लेकिन जब वो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अब अपनी कैपेसिटी में जाकर जंगलों में जाकर जो है वो तपस्या कर सकें, या जिनकी इच्छा है, तो जो जंगलों में जाकर ऋषि रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो वहां पर जाकर पढ़ रहे हैं आर्यंक। ठीक है, और डेवलप भी कर रहे हैं, नॉट जस्ट पढ़ रहे हैं लेकिन डेवलप भी किया उन्होंने आर्यंक को। द लेटर पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास वर कॉल्ड आर्यंक। अब देखिए, वेदों में से ब्राह्मण, वेदों की डिस्क्रिप्शन निकली ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का जो लेटर पोर्शन है, ब्राह्मणों से इवेंचुअली देखिए जिन स्कॉलर्स ने वेदों को कंपाइल किया होगा, उसके बाद के उनके बाद के जो स्कॉलर्स आए होंगे, उन स्कॉलर्स ने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वेदों को समझना आसान हो जाए, इसीलिए ब्राह्मणों को डेवलप किया होगा। फिर उससे आगे आने वाली जनरेशन्स ने आर्यंक को डेवलप किया होगा। तो ये वेदों से ही निकलते हुए ब्राह्मण आ रहे हैं, और ब्राह्मणों से ही निकलते हुए आर्यंक आ रहे हैं, और आर्यंक से ही निकलते हुए उपनिषद आ रहे हैं। तो ये कोई अलग से लिटरेचर नहीं है, समझ रहे हैं आप? वेदों से ही ब्राह्मण निकल रहे हैं, ब्राह्मणों से आर्यंक निकले हैं, और आर्यंक के लेटर पार्ट को हम उपनिषद कह देंगे, सिंपल। इसलिए बृहद आर्यंक उपनिषद वर्ड है। बृहद दूर का आर्यंक है, लेटर आर्यंक है, पीछे का आर्यंक है। ये उपनिषद पीछे का आर्यंक है, इसलिए बृहद आर्यंक उपनिषद। बृहद वर्ड का मतलब होता है पिछला। ठीक है, आई होप आपको फंडे समझ आते होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आते होंगे। वाइल द फाइनल पार्ट्स ऑफ आर्यंक आर फिलोसॉफिकल बुक्स नेम्ड उपनिषद। तो जब सबसे पहले वेद पढ़े, वेद का साइंटिफिक फंडा निकाला, फिर जंगलों में जाकर मेडिटेशन करी, और उससे जो कंक्लूजन निकले, जो फिलोसॉफिकल जो कंक्लूजन निकले, जो स्पिरिचुअल कंक्लूजन निकले, वो कंपाइल कर दिए उपनिषद में। तो वेदों की स्टडी फाइनली जो है वो डेवलप होती है किसमें? उपनिषद में। तो अगर बुद्ध उपनिषद पढ़कर आगे जो है वो जानकारी देते हैं, तो वो बेसिकली वेदों के कंक्लूजन्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं। बात करते हैं उपनिषद क्या है। द वर्ड उपनिषद इज डेराइव्ड फ्रॉम उपा मीन्स नियर बाय, एंड निषाद मतलब टू सिट। तो गुरु के संग बैठकर जो है वो मतलब ज्ञान प्राप्ति को उपनिषद कहा गया, राइट। ग्रुप ऑफ पीपल सिट नियर द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम इन द गुरु शिष्य परंपरा। द उपनिषद मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट एंड आर फाइनल पार्ट्स ऑफ वेदास, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांत। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर वेदांग क्या है फिर? ठीक है, वेदांग और वेदांत में डिफरेंस क्या है? देखिए, वेदों के साथ जुड़े हैं उपवेद। उपवेद क्या है? वेदों के ही हिस्सा है, राइट। वेदों को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। ठीक है, सो वेदों के साथ जुड़े हैं उपवेद, और वेदों को समझने के लिए है वेदांग। लेकिन जो वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, अब आप इस तरह समझिएगा, जो वैदिक लिटरेचर का हिस्सा क्या है? संहिता। संहिता में वेद हैं और उनके उपवेद। अब उन वेद उपवेदों को समझने के लिए क्या है? ब्राह्मणा। ब्राह्मणों से डेवलप हुए आर्यंक, और आर्यंकों से फाइनली डेवलप होकर क्या बने? उपनिषद। ठीक है,
और इन वेदों में लिखी हुई और ब्राह्मणों में, आर्यंक में, उपनिषद में लिखी हुई सारी जो जानकारी है, इसको समझने के लिए क्या है, 6 वेदांग है। ये 6 वेदांग है। ये लिटरेरी वर्क को समझने के लिए, देख रहे हैं आप क्या क्या समझना है। फिनेटिक्स क्या है, किस शब्द को कैसे बोला जाए, किस पोएम को कैसे पढ़ा जाए, किस वर्ड, किस सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाए, राइट, किस वर्ड का क्या मतलब है, उसके अलावा किस प्रोसीजर को, किस रिचुअल को कैसे फॉलो करना है, कब फॉलो करना है। तो ये तो बेसिकली बता रहा है ना कि इन लिटरेरी वर्क्स को आपको समझना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है, यूज कैसे करना है इन्हें, ये वेदांग बता रहा है। और जो लास्ट वैदिक, जो मतलब क्या बोलते हैं, कल्मिनेशन है वैदिक टेक्स्ट का, इसलिए उन्हें वेदांत कहा गया। वेदों का अंत है वो, राइट। उपनिषद जो है वो, यहां पर वेद इकट्ठा हो गए। तो अगर आप उपनिषद पढ़ लेते हैं तो बेसिकली आप समराइज कर लेते हैं वेदों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फंडे समझ आए होंगे, ठीक है। As the Upanishads contain abstract and difficult discussions of ultimate philosophical problems, they were taught to people at the end. उपनिषदों में फाइनल जानकारी लिखी गई है कि मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त हो, जीवन मृत्यु क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। पुनर्जन्म है या नहीं, रीइंकारनेशंस क्या है, ये सारी जानकारी उपनिषद में दी गई है, ठीक है। आत्मा परमात्मा के बारे में समझ रहे हैं। तो जो मेटाफिजिक्स या अल्टीमेट फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया उपनिषद, इसलिए जो बिल्कुल भर जाता है ना शिष्य, जिसको चतुर्वेदी हो जाता है, सारे वेद पढ़ लिए, फिर उपनिषद, फिर उसके बाद ब्राह्मण समझ लिए उसने वेदों को, फिर अर्यंक पढ़ लिया पूरा, और तब जाके वो उपनिषद पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज वाई दे वर कॉल्ड एंड ऑफ वेदास। वेदास स्टार्ट विद द वर्शिप ऑफ मैनिफेस्ट as that is obvious and then slowly transform to the knowledge of the unmanifest, ठीक है। सो वेद जो है वो वर्शिप ऑफ मैनिफेस्ट, जिसको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, मतलब नेचुरल शक्तियों की पूजा के साथ वेद शुरू होता है और वेद खत्म होते हैं एक ऐसी शक्ति के ऊपर जिसको आप समझ नहीं सकते, आदि ब्रह्म कह सकते हैं आप उसे, राइट। एक ऐसी ग्लोबल पावर है जिसको आप कॉम्प्रहेंशन से बाहर है, अनमैनिफेस्ट है, उसकी नॉलेज के साथ वेद जो है वो खत्म होते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं वेद। अगर जीवन में समय लगे तो वेदों को स्टडी जरूर कीजिएगा अपने हिसाब से, राइट। जरूर लगाइएगा कुछ साल, 1-2 साल, या हो सकता है 3 साल लगे आपको पूरी तरह वेदों को पढ़ने समझने में, पूरे चरण है ना, संहिताओं से। अभी मैंने खुद पर्सनली नहीं पढ़े, मैंने ऋग्वेद को पढ़ा है, उससे आगे नहीं, लेकिन आगे भविष्य में समय लगेगा तो मैं भी थॉरली वेदों को फॉलो करूंगा। सबको करना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। रिलीजन से बाहर निकलकर आपको सभी वेदों को समझना चाहिए। बहुत अच्छे लिटरेरी वर्क्स हैं। द उपनिषद्स form an important part of our literary legacy. They deal with questions like origin of universe, life and death, material and spiritual world, right? So मेटाफिजिकल बातें करते हैं वो कि यूनिवर्स कैसे बना, ये ब्रह्मांड और हमारे दिमाग में क्या रिलेशन है, जीवन मरण का चक्र क्या है, ठीक है, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, दिस इज मेटाफिजिक्स। द अर्लीस्ट उपनिषद कौन सी है, बृहद अर्यंका। जो सबसे लास्ट का अर्यंक है वो सबसे पहला उपनिषद है। समझ गया लॉजिक। बहुत सारे बच्चों को ये बृहद अर्यंका उपनिषद याद ही नहीं रहता, रटना पड़ता है कि सबसे पहला उपनिषद कौन सा है, बृहद अर्यंका उपनिषद है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चला ना, एटिमोलॉजी में छुपा है ये बृहद अर्यंका। जो सबसे लास्ट का अर्यंका है वो सबसे पहले का उपनिषद हुआ, समझे आप। वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मण, सबसे लास्ट का ब्राह्मण सबसे पहला अर्यंका, सबसे लास्ट का अर्यंका सबसे पहला उपनिषद। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल फंडा। तो बृहद ब्राह्मण को आप पहला अर्यंका कह सकते हैं, विच बिलोंग्स टू शुक्ल यजुर्वेद एंड छंद योगवा। अब बृहद अर्यंका कहां से, वेदों से ही निकले हैं ये, तो शुक्ल यजुर्वेद और छंद योगवा से निकला है। pertaining to the छंदोगाज, priest who intone hymns at sacrifices, who belongs to सामवेद। तो सामवेद में से निकला है छंद योगवा। सो यजुर्वेद और सामवेद में से निकलने वाला छंद योग में से इन दोनों को जोड़कर जो है वो क्या बना है, बृहद अर्यंका, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर कंपाइलेशंस दैट रिकॉर्ड द ट्रेडिशंस ऑफ सेज ऋषिज ऑफ द पीरियड याज्ञवल्क्य, हु वाज अ पायनियर ऑफ न्यू रिलीजियस आइडिया। सो याज्ञवल्क्य जो ऋषि है उसके पीरियड के
जितने भी इवेंट्स हैं उनको कंपाइल करते हैं ये, राइट। यज्ञवल्क्य वाज अ सेज एंड टीचर हु figures prominently in earliest of the Hindu philosophical and metaphysical texts known as Upanishads, the Brihadaranyaka. So बृहदारण्यक उपनिषद किससे जुड़ा है? यज्ञवल्क्य ऋषि के साथ, ठीक है। यज्ञ है ये, यज्ञ 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 नहीं, यज्ञ है ये, यज्ञवल्क्य ऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यज्ञवल्क्य ऋषि के साथ कौन से जुड़ा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और यज्ञवल्क्य ऋषि के समय जो घटनाएं घटी हैं वो सब पॉइंट भी इस उपनिषद में कंपाइल्ड है। यानी बृहदारण्यक उपनिषद भी हमें कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बता रहा है, राइट। द बृहदारण्यक उपनिषद, एज इट्स very name suggests, is both Aryanka and an Upanishad, and it begins with the philosophical explanation of horse sacrifice. बृहदारण्यक उपनिषद शुरू होता है घोड़े के सैक्रिफाइस को लेकर, ठीक है। अब घोड़े का सैक्रिफाइस देखिए, बलि शब्द का इस्तेमाल किया गया। बलि का मतलब यह भी है कि जानवर को मार दिया गया, और बलि का मतलब यह भी है कि जानवर को दान भी दिया गया, ठीक है। मतलब बलि दी गई, मतलब बेसिकली सेक्रीफाइस किया आपने। अब आप अगर कोई चीज छोड़ दें, त्याग कर दें किसी चीज का, तो आप सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं ना। अब आपने त्याग उस चीज को मारकर या उस चीज को डिस्ट्रॉय कर किया, या उसको सेट फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, ठीक है। त्याग तो किया ही ना आपने। तो हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में जानकारी है। तो बहुत सारे बच्चे ऑफेंड होते हैं इस बात को लेकर कि सेक्रीफाइसेस ऋग्वेद में नहीं। जानकारी है, आप अगर ऑफिशियल मतलब आप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में जानकारी है घोड़े के सेक्रीफाइस और अन्य जानवरों के सेक्रीफाइसेस को लेकर भी, ठीक है। तो यस, एनिमल सेक्रीफाइसेस जो है वो किए जाते थे पहले। बृहदारण्यक उपनिषद में हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में जानकारी है। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में बैल के सेक्रीफाइस के बारे में जानकारी है, ठीक है। 10 ब्राह्मणास विच डिस्क्राइब रिचुअल एंड, ये बात मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, विवेकानंद साहब ने ये बात बोली है, ठीक है। जो ब्रह्म समाज था ना, ठीक है, उस ब्रह्म समाज में स्प्लिट इसी वजह से ही हुआ था। ब्रह्म समाज का एक हिस्सा कहता था कि वेदों में सेक्रीफाइसेस के बारे में, मीट ईटिंग के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ऐसे ब्रह्म समाजी फॉलोअर्स थे जो मानते थे कि वेदों में ये जो बातें लिखी गई मीट ईटिंग के बारे में, इसको हमें अवॉइड करके वेदों की दूसरी डिस्क्रिप्शंस क्रिएट करनी है, जो लेटर पार्ट ऑफ धीरे धीरे जो वेदों की डिस्क्रिप्शंस क्रिएट हुई, ठीक है। तो खैर मेंस लेवल पर जब हम जाएंगे तो ये डिस्कशन हम करेंगे, जो आर्य समाज है उसमें स्प्लिट क्यों हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Thus Brahmanas which describe ritual and Upanishads which describe philosophy are treated rival element in Vedic literature, whereas Aryankas are regarded as the transitional phase from ritual to philosophy. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध से ऋग्वैदिक जो पुरोहित हैं वो क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि बुद्ध जो है वो रिचुअल्स को खारिज करके फिलॉसफी की बात करते थे, ठीक है, कि आपको जो है वो फिलॉसफिकल पाथ पर चलना है, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है, रिचुअलिस्टिक पाथ पर नहीं चलना। फिलॉसफी से हटाकर मैं स्पिरिचुअल वर्ड का इस्तेमाल करूं तो बेटर रहेगा। तो ऋग्वैदिक जो पुरोहित हैं या जो ऋग्वैदिक ट्रेडिशंस, अब देखिए ऋग्वेद से ही उपनिषद डेवलप हुआ है, और उपनिषद डेवलप या वैदिक संहिताओं से ही ओवर द पीरियड उपनिषद डेवलप हुए हैं। और उपनिषद बात करते हैं किसकी? स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन अगर कोई इस स्पिरिचुअलिटी को परफॉर्म करता है तो वो अगेंस्ट हो जाता है रिचुअलिज्म के, समझ रहे हैं आप? तो भले ही वैदिक संहिताओं से ही स्पिरिचुअल लिटरेचर डेवलप हो रहा है, लेकिन एक सेट ऑफ स्कॉलर उन वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहा है जिनको हम वैदिक ब्राह्मण कहेंगे, ठीक है। और दूसरा सेट ऑफ स्कॉलर जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, उनको हम क्या कहेंगे? जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है। ये ऑर्थोडॉक्स हो गए, ये हेटेरोडॉक्स है, ये ओल्ड ऑर्डर है, ये न्यू ऑर्डर है, और दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशनल फेज के रूप में बैठे हैं कौन? आर्यंक। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत मतलब ग्रामीण माहौल में, ठीक है, रहकर वेद पढ़े गए, और फिर वो लोग जंगलों में जाकर उन्होंने आर्यंक पढ़ा, और वहां जाकर उनको स्पिरिचुअलिटी का एहसास हुआ, तो वो रिचुअलिज्म से हटकर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ गए। इस तरह हेटेरोडॉक्स सेक्ट डेवलप हुए।
तो जो भी, जैसे मान लीजिए महावीर की बात करें या बुद्ध की बात करें, तो उन्होंने वेदों को स्टडी किया बचपन में। उन्होंने वेद, ब्राह्मण, आर्यंक आर्यंक स्टडी किया उन्होंने जंगल में जाकर, और वहां पर जाकर उनको एनलाइटमेंट हुआ और उनको स्पिरिचुअलिज्म समझ आया और वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट में डेवलप हो गए। तो मतलब जितने भी जो शुरुआती हेटेरोडॉक्स सेक्ट हैं आपको मैक्सिमम वैदिक ट्रेडिशन से ही निकलते हुए नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा, ठीक है, इस स्टेटमेंट में समझाया गया है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 10 ब्राह्मणास विच डिस्क्राइब रिचुअल एंड उपनिषद विच डिस्क्राइब फिलॉसफी आर ब्राह्मणास विच डिस्क्राइब रिचुअल। अब देखिए, ऋग्वैदिक संहिताओं में जो रिचुअल लिखे हैं उसको समझाते हैं ब्राह्मणा। सो दैट मीन्स जो वैदिक पुरोहित होंगे वो ब्राह्मणों को बहुत अपने मन के करीब रखकर बैठते होंगे। लेकिन उपनिषद समझाते हैं, ठीक है, ब्राह्मणा समझाते हैं क्या? रिचुअल्स। कहां लिखे हैं ये रिचुअल्स? ये रिचुअल्स लिखे हैं वैदिक संहिताओं में, लेकिन समझाते हैं ब्राह्मणा, है ना। और ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वैदिक ब्राह्मण, लेकिन उपनिषद समझाता है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी के जो फिलॉसफीज है इनको आगे प्रपाउंड किया किसने? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ने। महावीर हो गया, आजीविका हो गई, यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका और अन्य बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, ठीक है। उन्होंने उपनिषद को स्टडी किया डिटेल में। उपनिषद विच डिस्क्राइब फिलॉसफी आर ट्रीटेड राइवल एलिमेंट। तो रिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म क्या है? राइवल है एक दूसरे के, राइट, इन द वैदिक लिटरेचर, whereas आर्यंक आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल फेज। और इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन कौन है? आर्यंक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सक्यूज मी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिशनल फेज एंड रिचुअल टू फिलोसफी। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट उपनिषद आर ऐतरेय, केन, कथा उपनिषद। तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा उपनिषदों की, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा उस लिस्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं श्रुति और स्मृतियों की। इन दो शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, क्या होता है श्रुति का मतलब क्या और स्मृति का मतलब क्या है, राइट। तो श्रुति का मतलब मैंने आपको बताया, स्मृति का मतलब समझेंगे आज हम। टेक्स्ट नॉट कंसीडर्ड टू बी श्रुति आर नोन एज स्मृति। ऐसे टेक्स्ट जो श्रुतियां नहीं है वो स्मृतियां हैं, ठीक है। यानी कि जो वैदिक टेक्स्ट है जो बाद में कंपाइल किया गया, लिखा गया, वो पहले श्रुतियों के फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, सपोजिटली हजारों सालों से। वैसे हजारों से तो नहीं, लेकिन सपोजिटली माना गया है कि हजारों सालों से जनरेशन टू जनरेशन ये श्रुतियां जो हैं वो पास हुई हैं। लेकिन वैदिक जो लिटरेचर है बाद में लिखा गया, ये श्रुतियां पास हुई, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी होगी। देखिए, अगर ये एक ब्राह्मण है, ये अगले ब्राह्मण, एक वैदिक ब्राह्मण है, ये अगले वैदिक ब्राह्मण को, ये अगले वैदिक ब्राह्मण को, ये अगले वैदिक ब्राह्मण को अगर श्रुतियां बता रहे हैं, यानी वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में बता रहा है ना, जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहा है, तो केवल वैदिक ट्रेडिशंस ही तो नहीं बता रहा होगा ना, और भी बहुत सारी चीजें बता रहा होगा। अपना नाम भी तो बताएगा, अब उसका नाम भी तो बताएगा, क्या करना है, समझ रहे, और जानकारियां भी तो देगा। तो ऐसी जानकारियां जो ओवर द जनरेशन पास हुई हैं, लेकिन वो जो लिटरेरी टेक्स्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, उनको स्मृति कहा गया। वो इनकी यादें हैं, राइट। तो एक साइड चल रही है श्रुति जो कि वैदिक ट्रेडिशन है, जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, और दूसरी साइड इन वैदिक ब्राह्मणों की अपनी खुद की यादें, अपनी खुद की स्मृति, वो भी जनरेशन टू जनरेशन पास की गई हैं। ये जो स्मृतियां हैं इससे भी हमें उस समय की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल को या पूरे प्रोसेस ऑफ चेंज को कंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। समझे होंगे आप। टेक्स्ट नॉट कंसिडर्ड टू बी श्रुति आर नोन एज स्मृति, टेक्स्ट ऑफ रिमेंबर्ड ट्रेडिशंस। दिस इंडिजिनस सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन वाज अडॉप्टेड बाय मैक्स मुलर। ये सिस्टम किसने अडॉप्ट किया है श्रुति स्मृति वाला? मैक्स मुलर ने, राइट। स्मृति लिटरली द दैट विच इज रिमेंबर्ड, ठीक है। स्मृति का मतलब क्या है? याद रखी गई चीज ना, स्मृति की गई। refers to a body of Hindu text usually attributed to an author, traditionally written down but constantly revised, in contrast to Shruti, considered authorless, that were transmitted verbally across the generation, right? So स्मृतियां याद की गई। अब देखिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, श्रुतियां भी याद की गई और स्मृतियां भी याद की गई, जनरेशन टू जनरेशन बताई गई, लेकिन श्रुतियों में से वैदिक लिटरेचर निकला है,
स्मृतियों में से वैदिक लिटरेचर नहीं निकला है, ध्यान रखिएगा, राइट। स्मृति इज डेरिवेटिव सेकेंडरी वर्क एंड इज कंसिडर्ड लेस अथॉरिटेटिव देन श्रुति इन हिंदुइज्म। सो वैदिक लिटरेचर निकला है श्रुति से, स्मृति से भी फर्दर आगे जाके लिटरेचर निकला है, लेकिन उसकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी कि आज आप क्लियरली बोल सकते हैं उपनिषदों में बहुत सारी बातें सही लिखी हैं, लेकिन स्मृतियों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन स्मृतियों में बहुत ज्यादा नजर आएगा आपको। जैसे कि नारद स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, और क्या नाम है इसका, मनुस्मृति है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली आपको ओरिएंटेड नजर आएंगी, राइट। रामायण और महाभारत नेक्स्ट संस्कृत लिटरेचर है। तो ये क्या है, ग्रेट एपिक्स हैं। आवर टू ग्रेट एपिक्स, यानी कि लंबी, बहुत लंबी जो है वो पोएम्स हैं, एपिक्स है, ठीक है, कहानियां बहुत लंबी। और रामायण एंड महाभारत, द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज द ओरिजिनल रामायण। उसके अलावा बहुत सारी रामायण इंडिया में लिखी गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इट इज कॉल्ड आदि काव्य एंड द महर्षि वाल्मीकि इज नोन एज आदि कवि, ठीक है। रामायण प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। रामायण में एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बताया गया है। अब रामायण की डेटिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम उस चक्कर में, ठीक है, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, हमें केवल रामायण के बारे में पता होना चाहिए। और अदर एपिक कौन सा है, महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। ओरिजिनली महाभारत जो है वो संस्कृत में लिखा गया था, कंटेन 8800 वर्सेस एंड इज कॉल्ड जया। सबसे पहले महाभारत का नाम था जया, फिर जब उसमें 8800 वर्सेस थे, फिर उसका नाम हुआ भारता, जब उसमें 24,000 वर्सेस थे, राइट। द कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री, these were raised to 24,000 and came to be known as Bharata, named after one of the earliest Vedic tribes। और उस भारता, मैंने आपको बताया था ना, शकुंतला और जो दुष्यंत है उनके प्रेम का रिजल्ट थे भारता, और भारता ने जो क्लैन एस्टेब्लिश करी, उसी क्लैन के दो वंश पुरु और पांडव वो आपस में भिड़ गए थे, ठीक है। सो कुरु पुरु ये सारे जो हैं वो आपस में जुड़कर महाभारत जो है वो बनाते हैं, राइट। सो भारता दूसरा नाम है। नेक्स्ट फाइनल कंपाइलेशन बॉट द वर्सेस टू 100,000 विच केम टू बी नोन एज महाभारता और सत सहस्री संहिता। सो महाभारता फाइनली कंपाइल हुई है। द महाभारत एंड रामायण हैव सेवरल रेंडरिंग इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखिए महाभारत जो है वो 3rd से 4th सेंचुरी CE में लिखी गई है, और सेम ही टाइम में, लगभग सिमिलर टाइम में रामायण भी लिखी गई है। तो ये CE में आकर लिखी गई है, माइंड इट। 2nd सेंचुरी BCE के बाद संस्कृत लिटरेचर स्ट्रांग होना शुरू हुआ। 6th सेंचुरी BCE से ही संस्कृत लिटरेचर लिखा जाना शुरू हो गया था वेदों के फॉर्म में, लेकिन उसने पेस पकड़ी है, स्ट्रांग पेस पकड़ी है तब तक, क्योंकि 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी तक पाली और प्राकृत लिटरेचर को पैट्रनेज जो है वो रॉयल फैमिलीज ने प्रोवाइड भी करी, इसलिए संस्कृत थोड़ा सा पीछे भी हो गया। और बुद्धिज्म जैनिज्म भी स्ट्रांग हुआ था इसलिए, और संस्कृत को पैट्रोनाइज करते थे ज्यादातर वैदिक ब्राह्मण, तो संस्कृत थोड़ा सा अनपॉपुलर भी हो गया था, बट इट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम संस्कृत लिटरेचर। बट 2nd सेंचुरी BC, आफ्टर द फॉल ऑफ अशोकन एम्पायर एंड फॉर्मेशन ऑफ शुंगास एंड पोस्ट मॉडर्न जितने भी एम्पायर रहे, राइट, वहां से धीरे धीरे हमें संस्कृत लिटरेचर में रिवाइवल नजर आता है, और गुप्ता पीरियड में संस्कृत लिटरेचर अपनी पीक पर पहुंचता है। गोल्डन पीरियड इसलिए भी कहा गया, उसी समय लिखा गया है महाभारत को, ठीक है, एंड रामायण टू। द महाभारत कंटेन्स द फेमस भगवत गीता विच कंटेन्स द एसेंस ऑफ डिवाइन विजडम एंड इज ट्रूली अ यूनिवर्सल गॉस्पेल। सो भगवत गीता एक और किताब है, पढ़नी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत गहरे मतलब लिखे हैं। भगवत गीता निकल कर आती है महाभारत में से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला संस्कृत लिटरेचर निकल कर आता है पुराण। पुराण क्या है? द पुराण्स ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द हिंदूज। पुराण्स आर माइथोलॉजिकल वर्क्स which propagate religious and spiritual messages through the people। पुराण क्या है? ये माइथोलॉजिकल वर्क्स हैं, ठीक है। पुराण में माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, लेकिन ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कहानियां बताई गई हैं जो कि एक आइडियल या मोरल या स्पिरिचुअल
किसी तरह का मैसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन कहानियों को आधार बनाकर रिलीजियस फॉर्म्स देकर पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया है इस कहानियों को, इन कहानियों को ओवर द पीरियड, ठीक है, कमर्शियली इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज इन कहानियों के एक स्पिरिचुअल मैसेजेस थे जो एक मोरल पाथ पर चलाने के लिए काम आने थे, मतलब लोगों को एक मोरल पाथ पर चलाया जाए, जनता को मोरल पाथ पर चलाया जाए, राइट, नहीं, लेकिन उसको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कमर्शियली यूज किया गया। दे आर रिगार्डेड नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस ओनली इन वेदास एंड दी एपिक्स। सो वेद हैं, ठीक है, वेदों के बाद एपिक्स और एपिक्स के बाद अब पुराण। वैदिक लिटरेचर में वो सब आ गया, ठीक है, ब्राह्मण, आर्यंक, उपनिषद, सब की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एपिक्स आएंगे, महाभारत, रामायण, और फिर आती है इंपॉर्टेंस किसकी, पुराणों की, ठीक है। देर आर सेड टू बी 18 पुराण, 18 पुराण है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 18 पुराण है। Their origin can be tracked as far as time when Buddhism was gaining importance and was a major opponent of the Brahmanic culture. So यानी कि 5th-6th सेंचुरी के आसपास पुराण डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ में लिखे गए हैं पुराण 3rd-4th सेंचुरी के आसपास, यानी 2nd सेंचुरी सीई के बाद। The Purans are frequently classified according to Trimurti, Trinity of the three aspects of divine। कौन कौन से, वैष्णव पुराण, ब्रह्मा पुराण और शिव पुराण, ये 3 जो हैं वो ट्रिनिटी पुराण है, ठीक है। एंड द पद्म पुराण क्लासिफाइड देम इज अकॉर्डेंस विद देयर गुणास और क्वालिटीज, यानी सत्व, रजस और तमस। आपने कई बार सुना होगा सात्विक फूड खाया कीजिए, ठीक है, राजविक फूड नहीं खाना चाहिए और तमस से दूर रहना है, राइट। सो ये सब जानकारी कहां से निकली है, पद्म पुराण से। पद्म पुराण जो है वो एक व्यक्ति के अंदर के ये 3 गुणों को बताता है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण जो हैं वो एसआरटी की बात नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है, सत्व, रजस और तमस की बात हो रही है। ये 3 गुण जो हैं वो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, ठीक है, त्रिगुण। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस गुण को डोमिनेट होने देते हैं। अगर आप अपनी जीवन में कामयाब नहीं है, ठीक है, अगर आप परेशान हैं, तो तमस वाले जो गुण हैं वो स्ट्रांग है आपके ऊपर। पढ़िएगा इसके ऊपर तमस क्या बताता है, ठीक है। इग्नोरेंस, डार्कनेस, जो आप फालतू के प्लेजर के पीछे भागते हैं, ठीक है, प्रोकास्टिनेट करते हैं, छोटी छोटी नशेबाजी जो करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो तामसिक चीजें हैं ये। तो तामसिक मील्स और प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए। सेकंड, रजस, अगर आप डिम है, पैशनेट हैं लेकिन डिम है अभी भी, मतलब ये ट्रांजिशन है, ठीक है। और फिर सात्विक जो है वो आप ट्रुथ का फॉलो करते हैं, प्योर है, बहुत बेहतरीन खाना खाते हैं, अपने बॉडी को टेंपल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। सो आप सात्विक हैं। तो ये तीनों गुण जो हैं वो हर व्यक्ति में मौजूद हैं, और झगड़ा है इन तीनों गुणों के बीच में। हमारी पूरी पर्सनैलिटी इन तीनों गुणों के बीच का झगड़ा है, और आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो डिपेंड करती है कि आपने तीनों में से किस गुण को सबसे ज्यादा ट्रेन किया है, ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सात्विक गुणों को ट्रेन करें अपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में, क्योंकि एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम बुद्धिस्ट जैन, मतलब एक टॉपिक बुद्धिज्म के ऊपर, एक टॉपिक जैनिज्म के ऊपर, वहां पर उनके लिटरेचर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन्स एंड बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्संस और इंसिडेंट्स। अब बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है वो हिस्टोरिकल पर्सन और इंसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्ध से रिलेटेड होगा, बुद्ध के जीवन के इंसिडेंट से रिलेटेड होगा। जैन लिटरेचर जैन तीर्थंकों से जो तीर्थंकर हैं उनसे रिलेटेड होगा, उनके जीवन से जुड़े इंसिडेंट या अन्य इंसिडेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। वैदों की तरह नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर दोनों उपनिषदों की स्टडी करके डेवलप हुए हैं, ये भी खास बात है। वैदिक ट्रेडिशंस पढ़कर ही डेवलप हुए हैं उन्होंने। तो जिसने ज्यादा वैदिक लिटरेचर पढ़ लिया ना, वो वैदिक जो ब्राह्मणाज में जो वैदिक रिचुअल्स लिखे हैं उससे बाहर निकल आएगा, वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट में चला जाता है। जिसने कम वेद पढ़े, यानी कि कम वैदिक लिटरेचर को पढ़ा, वो रिचुअलिज्म में फंसा रह जाएगा। लेकिन जिसने वैदिक लिटरेचर को पूरी तरह पढ़ लिया तो वो रिचुअलिज्म से बाहर निकल जाएगा, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ एंटर कर जाएगा। दैट इज द होल पर्पस ऑफ लर्निंग द वैदिक लिटरेचर, कि आपको रिचुअलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ना है, समझे। पाली लिटरेचर की बात करते हैं।
द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट वर्क वर रिटन इन पाली विच वॉज स्पोकन इन मगध एंड साउथ बिहारी। तो पाली जो लिटरेचर है वो मगधी रीजन में या साउथ बिहारी, मैथिली के नीचे है ना, मैथिली ऊपर है, मगधी नीचे है, राइट। सो पटना वाला जो रीजन है या गंगा के जो नीचे वाला रीजन है ये आपका मगधी रीजन है, और मगधी रीजन में पाली भाषा बोली जाती है, राइट। द बुद्धिस्ट बोली जाती थी, अब तो उसके कुछ ही रेमिनेंट्स मतलब एलिमेंट्स बचे हैं, मतलब भोजपुरी में, बिहारी, अन्य डायलेक्ट्स में जो है वो पाली भाषा के शब्द मिल जाते हैं अभी भी। बुद्धिस्ट वर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। अब कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंडा बताता हूं। बुद्ध की मूर्ति बनने से पहले का जो लिटरेचर है वो कैनोनिकल है, यानी हीनयान से जुड़ा हुआ कैनोनिकल है, ठीक है। और बुद्ध की मूर्ति बन गई उसके बाद का जो लिटरेचर है यानी महायान का जो लिटरेचर है वो क्या है, नॉन कैनोनिकल। द कैनोनिकल लिटरेचर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय त्रिपिटका। तो जो कैनोनिकल लिटरेचर है वो त्रिपिटका है, ठीक है। त्रिपिटका कौन कौन सी है, विनय, सुत्त और अभिधम, ठीक है। अब हम आगे जब बुद्धिज्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पर जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उधर विनय, सुत्त पिटक और अभिधम के बारे में फर्दर पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पाली भाषा में लिखे हैं, ठीक है। विनय पिटक बास्केट ऑफ डिसिप्लिन डील्स विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेली लाइफ। विनय पिटक में क्या है कि विनय है ना, विनय के साथ किस तरह जीना है, आपको जीवन किस तरह जीना है, डेली लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। सुत्त पिटक क्या बताता है, कंटेन्स डायलॉग्स एंड डिस्कोर्स ऑन मोरालिटी डील्स विद धर्म। धर्म और मोरालिटी के बारे में जानकारी देता है सुत्त पिटक। और अभिधम पिटक क्या बोलता है, धम्म के बारे में, फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये माइंड और ब्रह्मांड में क्या कनेक्शन है, मेटाफिजिक्स क्या है, इसके बारे में जानकारी देता है अभिधम पिटक। द नॉन कैनोनिकल लिटरेचर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय जातकास। नॉन कैनोनिकल क्या है, बुद्ध की मूर्ति बन गई थी, बुद्ध से रिलेटेड उनके प्रीवियस जन्मों से रिलेटेड कहानियां बन गई थी, तो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है बुद्ध से रिलेटेड उनकी जो जातकें हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट जातकें हैं वो हम जब बुद्धिज्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, राइट। जातकास आर मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धास। इट वाज बिलीव्ड कि 550 के लगभग बुद्ध के बर्थ हो गए थे और उसके बाद जो है वो सिद्धार्थ ने जन्म लिया। और जब 550 जन्म है वो जरूरी नहीं है कि सभी मनुष्य की योनि से लिए उन्होंने, कुछ जन्म जो है वो जानवरों की योनि से भी है, ठीक है, जीव जंतुओं की योनि से भी है। इट वॉज बिलीव्ड दैट बिफोर ही वॉज फाइनली बॉर्न एज गौतमा द बुद्ध practicing dharma passed through more than 550 births in many cases even in the form of animals। तो ये जातका स्टोरीज है बुद्ध के पुराने जीवन की, ठीक है, पिछले जीवन की। Each birth story is called a jataka. The jatakas throw invaluable light on the social and economic conditions ranging from 6th century BCE to 2nd century BCE, right? So 6th century BCE से 2nd century BCE के बीच की जो पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन है वो हमें इन जातकों से पता चलती है। लेकिन ये जातक लेटर पीरियड में कंपाइल किए गए हैं, लेकिन जानकारी ये 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बीसी के बीच की दे रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है। दे ऑल्सो मेक इंसिडेंटल रेफरेंसेस टू पॉलिटिकल इवेंट्स इन एज ऑफ बुद्धा, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो बुद्ध के बारे में हमें पॉलिटिकल इवेंट पता चलते हैं ना कि बुद्ध इस राजा से मिले, मतलब मगध के इस मतलब मौर्य शासक से मिले या नहीं मिले, किस किस से मिले बुद्ध, ये सब जानकारी मौर्य से तो नहीं लेकिन मौर्यन से पहले से जितने भी मतलब मगध के जो शासक हैं उनसे मिले, कहां कहां गए बुद्ध, ये जानकारी हमें जातका स्टोरी से पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्राकृत। पाली और प्राकृत दो भाषाएं। द अर्ध मगधी और सिंपली मगधी प्राकृत वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू राइट स्क्रिप्चर्स ऑफ जैनिज्म। सो पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखने के लिए, प्राकृत का इस्तेमाल किया जैन स्क्रिप्चर्स लिखने के लिए। द जैन मतलब ब्रॉडली कहा जाए, पाली प्राकृत का दोनों ने इस्तेमाल किया है। द जैन टेक्स्ट वेर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी सीई इन वल्लभी इन गुजराती। बहुत इंपॉर्टेंट, 6th सेंचुरी सीई में जैन टेक्स्ट को वल्लभी में कंपाइल किया गया। अभी बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट पर मैंने ज्यादा नहीं बोला है, बुद्धिज्म और जैनिज्म पर अलग से टॉपिक आएगा, वहां पर डिटेल में समझाऊंगा। द इंपॉर्टेंट वर्क्स नोन एज अंगाज, उपअंग, परिकर्ण, छेद सूत्र एंड मल सूत्र, ये क्या है, कुछ जैन लिटरेचर है, फर्दर आगे डिटेल में समझेंगे। अमंग द इंपॉर्टेंट जैन स्कॉलर्स रेफरेंस may be made to हरिभद्र सूरी 8th century, हेमचंद्र सूरी 12th century। जैनिज्म helped in growth of rich literature comprising poetry, philosophy and grammar। तो जैनिज्म
कि फिलॉसफीज क्या हैं, वैसे तो अलग टॉपिक में हमें पढ़ना है, लेकिन ये पॉइंट्स अभी ध्यान रखना है आपको। हरिभद्र सूरी कौन है और हेमचंद्र सूरी कौन है, इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ही। These works contain many passages which help us to reconstruct the political history of Eastern Uttar Pradesh and Bihar। किस रीजन की? जो मगध और उसके आसपास का, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है और बिहार वाला जो रीजन है, वहां की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हमें कहां से पता चलता है? जैन लिटरेचर से। द जैन टेक्स्ट रेफर्स रिपीटेडली टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब जैन टेक्स्ट में ट्रेडर्स के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, जो कि हमें इवेंचुअली हमने ये सेंस डेवलप भी करी कि बहुत सारे जैनी फॉलोअर्स जो हैं वो क्या हैं? ट्रेडर यानी कि वैश्य कम्युनिटी में ऐड हुए। ठीक है, उसके अलावा अदर संस्कृत लिटरेचर क्या क्या है? वैसे तो मैंने आपको बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर लिखवा दिया है, साउथ इंडिया का बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर मैंने आपको लिखवाया। उसके अलावा मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर लिखवाया। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और भी, तो मैंने आपको बोला ना, पिछले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें जो लिटरेरी वर्क्स मैंने बार बार इन सर्कल करके बोला आपको कि ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। मैंने आपको बताया कि किस भाषा में लिखा है, कोई संस्कृत में लिखा है, कोई पाली में, कोई प्राकृत में, कोई फारसी में। ठीक है, तो उनको नोट करें, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को इग्नोर ना करें, उन पर सवाल बनते हैं। और ये मैंने बहुत पहले ही शुरू में एस्टेब्लिश कर दिया था कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यूपीएससी इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग such questions, not just UPSC, other examinations also. The law books called Dharma Sutras and Smritis are together known as धर्म शास्त्र। तो धर्म सूत्र और स्मृतियां को धर्म शास्त्र कहा गया है। धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? कि लॉज क्या है, सोसाइटी में रहने के कानून क्या है, राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी। ठीक है, द धर्म सूत्रास वर कंबाइल्ड बिटवीन 500 and 200 BCE. They lay down duties for different varnas as well as for the kings and their officials. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या जानकारी लिखी है कि अगर शूद्र कोई वेद सुनता है तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल दीजिए। ठीक है, कोई श्लोक बोलता है तो जबान, तो इस तरह के बहुत बुरी सजाएं जो हैं वो लिखी गई हैं और बहुत क्रूअल सोसाइटी डिपिक्ट की गई है स्मृतियों में। ठीक है, जो कि जस्टिस नहीं है किसी भी तरीके का। They prescribed the rules according to which property had to be held, sold and so property के बारे में जानकारी याज्ञवल्क्य स्मृति जानकारी देती है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, The Manusmriti tells us about the role of a man and woman in society, their code of conduct and relationships with each other. मनुस्मृति रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है आदमी और पुरुष के। कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज एन इंपॉर्टेंट ट्रीटाइज ऑन मॉडर्न टाइम। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है, राइट? किसके? मॉडर्न टाइम्स के। आगे फर्दर स्टडी करेंगे। वैसे मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत डिटेल में बताया भी आपको जब हमने मॉडर्न पीरियड टॉपिक किया था। इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सो ये क्या बताता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बता रहा है उस समय की, राइट? इकोनॉमी एट दैट टाइम एंड प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। उसके अलावा कुषाण किंग्स भी संस्कृत स्कॉलर थे। ठीक है, अश्वघोष रोट बुद्ध चरित्र। मैंने आपको अश्वघोष के प्लेस बताए थे, उसमें से एक बुद्ध चरित्र भी है। उसके अलावा सौंद्र नंदा मैंने आपको बताया था अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्र क्या है? बेसिकली बायोग्राफी ऑफ बुद्ध है। सौंद्र नंदा क्या है? बुद्ध का कजन ब्रदर किस तरह बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है। फाइन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत पोएट्री। इंडिया प्रोड्यूस ग्रेट लिटरेरी वर्क्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक बुक ऑन मेडिसिन, जैसे चड़क ने सर्जरी और चड़क ने मेडिसिन पर किताब लिखी है। उसके अलावा सर्जरी पर सुश्रुत ने लिखा है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें मेडिकल साइंसेस पर एक नॉट जस्ट मेडिकल साइंसेस बट मैथमेटिक्स एंड साइंसेस पर एक अलग टॉपिक लेना है। ठीक है, जिसमें ये सारे जितने भी मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड वर्क्स डेवलप हुए हैं ना संस्कृत में, इन सब को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा माधव ने पैथोलॉजी पर किताब लिखी। बुक्स रिटन ऑन एस्ट्रोनॉमी बाय वराह महिरा, आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी पर लिखा और एस्ट्रोलॉजी पर लगदाचार्य ने लिखा। इन पर आगे एक टॉपिक आएगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल नोट कर लीजिए ऐसे बेसिक पॉइंट की तरह। ठीक है, बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर आता है फिर।
ठीक है, सीई में जब हम एंटर करते हैं तो पाली प्राकृत फेड आउट हो जाता है और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी या जैन लिटरेचर भी हमें संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है, राइट। इंक्लूड्स रिट लिटरेचर ऑफ महायान स्कूल। तो महायान स्कूल सीई में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखता है संस्कृत में, एंड द हीनयान स्कूल ऑल्सो। और हीनयान स्कूल का भी कुछ लिटरेचर संस्कृत में मिलता है, अदरवाइज हीनयान मोस्टली पाली या प्राकृत में मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हीनयान स्कूल इज महावस्तु विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ स्टोरी। सो हीनयान संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट महावास्तु, ठीक है। वाइल ललिता विस्तारा इज द मोस्ट सैक्रेड महायान टेक्स्ट विच सप्लाइड लिटरेरी मटेरियल फॉर बुद्ध चरित्र ऑफ अश्वघोष। महायान में क्या है? महायान में ललित विस्तारा, और ललित विस्तारा से ही फिर अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल बनते हैं ये, ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा खास समझाने का नहीं है, स्टैटिक डेटा है, आप नोट्स बनाएंगे इसके, ठीक है। संस्कृत परहैप्स द ओनली लैंग्वेज दैट ट्रांसेंडेड द बैरियर्स ऑफ रीजन्स एंड बाउंड्रीज। अब देखिए, पाली प्राकृत मगध वाले रीजन में रह गई, ठीक है, लेकिन संस्कृत जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपको संगम लिटरेचर भी, लेटर संगम लिटरेचर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा। अन्य तमिल लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर आपको संस्कृत में लिखा हुआ मिल जाएगा। तेलुगु, कन्नड़, मराठा, गुजराती, हर भारत में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग हर रीजन में आपको संस्कृत लिटरेचर फैला हुआ दिख जाएगा। From the north to south and east to west, there is no part of India that has not contributed or been affected by this language. कलहंस राज तरंगिणी कश्मीर के बारे में जानकारी देती है, ठीक है, gives a detailed account on kings of कश्मीर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। साउथ इंडिया का संस्कृत लिटरेचर मैंने आपको बताया ही, ठीक है। गुजरात में कंपाइल किया गया किसको? जो प्राकृत भाषा में जैन लिटरेचर लिखा गया था उसको संस्कृत में लिखा गया गुजरात वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, राइट। ईस्ट में महायान ट्रेडिशंस जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए बाद में, लेटर पीरियड में, ठीक है, 7th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह जो है वो आपको संस्कृत लिटरेचर फैला हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सो यहां पर आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस अनअकैडमी का प्रॉमिस, अगर आप 2 साल का प्लान जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, प्लस डिस्काउंटेड प्राइस 25% प्लस 10% का डिस्काउंट प्राइस, कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री और अपनी जर्नी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत कम बच्चे आर्ट एंड कल्चर के सेशंस देखने आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो मिलता हूं आपसे अब मैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट जो है वो द्रविडियन लिटरेचर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।